जी, वेलकम टू ब्रेनिक एकेडमी लेक्चर 12। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 3 और 4। अभी हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 और 4 में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पीपीएससी के हवाले से आता है तो उसको आपने कैसे डील करना है, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है विद इन फ्यू सेकंड्स। क्योंकि पीपीएससी की जो सारी गेम है वो प्रेशर की गेम है, टाइम मैनेजमेंट की गेम है। जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो अच्छा खेल लेता है वहां पे, वो ऑफ कोर्स फिर क्वालिफाई कर जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी चीजें ही इस सेशन में डिस्कस करने का मकसद है। पढ़ा हुआ तो आप सब ने है, मैट्रिक से लेके एमएससी तक, इवन के एमफिल लोग भी मौजूद हैं, तो आपने डिस्कस तो हर चीज की हुई है ऑलरेडी, आपने स्टडी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पीपीएससी के वाले से आपको सिर्फ डायरेक्शन देना मकसद है कि कौन सी चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कैसे उनको डील किया जा सकता है। जैसा कि अभी ये जो टोटल एनर्जी डेंसिटी अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, ये कोई चीज आपसे छुपी हुई नहीं थी। आपको पता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन एक चीज जो है वो पहले चैप्टर में पढ़ी है, दूसरी चीज कहीं आपने 7वें चैप्टर में पढ़ी है। मैंने आपको दोनों को कंबाइन करके दिखाया है और आपने खुद किया। अभी एक पार्टिसिपेंट ने मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड किया है, उसने करके भेजा है। तो ये चीजें आपको पता होती हैं पहले, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको चीजें एक्सप्लोर करवानी है कि कौन सी चीज को कैसे आपने समझना है, कैसे उसको सीखना है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मैंने कुछ बीएससी की चीजें ऐड की हैं जो कि मैं समझता था थोड़ी ज़रूरी है, तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है ना ये क्वांटाइज होता है और पीपीएससी में बड़े सादे सादे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम भी दो क्वेश्चन आए हुए थे टेस्ट के अंदर, और वो दोनों जो थे वो किस से रेलेवेंट थे। वो ये थे कि अगर एक आपके पास बॉडी है, उसमें से इतना चार्ज निकाल लिया जाए तो पीछे कितना चार्ज रह जाएगा। तो वो आपने यही कंसेप्ट यूज करना था चार्ज क्वांटाइजेशन का। Q इज इक्वल टू एन ई। और यहाँ से आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं, शायद आपको पहले पता हो, लेकिन कुछ लोग जो है वो हम चीजें तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें हमारे माइंड जो है ना उस तरीके से उसको सीखता नहीं है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो वो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो E इक्वल टू 1.6 10⁻⁻18 है, ये आप निकाल सकते हैं। एक कूलम चार्ज, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो मिनिमम चार्ज होता है वो एमसीक्यूज इस तरह दे दिया जाता है कि बताएं जी इनमें से कौन सा जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज है। तो मुख्तलिफ चार्जेस नहीं थे आपको दिए होंगे, तो आपने वहां से ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढना है वहां पे। 1.6 10⁻⁻19 कूलम जैसे आपको मिल जाए आपने वो टिक कर देना। इसके अलावा एक और तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि इन दिए गए ऑप्शन में से, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, वो कहता है जी इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। यानी मुख्तलिफ चार्जेस दिए होते हैं आपको, तो कहता है इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो चार्ज पॉसिबल होने का मतलब ये है कि वो ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा चार्ज इस फॉर्म में है, क्वांटाइज फॉर्म में है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है। तो आपने उन चार्जेस को देख लेना है, जो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई हो, वो चार्ज तो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा चार्ज इन चारों ऑप्शन में कोई ऐसा चार्ज, बल्कि 3 चार्ज ऐसे होंगे जो कि इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होंगे। तो लिहाजा वो तो आपने उनको खारिज कर देना है अपनी चॉइस में से, और एक चार्ज ऐसा ढूंढ लेना है जो कि क्वांटाइज्ड होगा, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आई होप कि मैंने इसके अंदर दो तीन चीजें आपको बता दी हैं चार्ज क्वांटाइजेशन से रिलेटेड, तो आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और इनको आपने यूज भी करना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
उसका फार्मूला ये दिया हुआ है नीचे, ये इज इक्वल टू के पी जी ओवर जी क्यूब। ये जी क्या है जी, ये उस डाइपोल के सेंटर से, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से परपेंडिकुलर आपने डिस्टेंस लेना है अलॉन्ग जी एक्सिस, और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जी है। तो इसे इसका इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के पी ओवर जी क्यूब है, और पी जो है ये डाइपोल मूवमेंट है, पी इज इक्वल टू क्यू डी। और डाइपोल मूवमेंट का यूनिट, चूंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो लिहाजा ये कूलम मीटर होता है डाइपोल मूवमेंट का यूनिट। और इसको एक और यूनिट का नाम दिया गया डी बाई। मेरे माइंड में ऐसे ये बात आ गई है, पहले सेशन वालों को मैंने नहीं बताया ना, मेरे माइंड में ये बात आई, तो आप लोग नोट कर लें। जो डाइपोल मूवमेंट का यूनिट है कूलम मीटर भी है और डीबाई भी है। डीबाई का और कूलम मीटर का आपस में आप रिलेशन देख लीजिएगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। इसके बाद अगर आपके पास कोई रिंग है, रिंग ऑफ चार्ज है, और उस रिंग के ऊपर क्यू चार्ज पड़ा है, और उस रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी पे आप एक पॉइंट लेते हैं, और उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पी आपने ले लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी जी के क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इसमें आर जो है, कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ रिंग है। बातें आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी होती है फार्मूले को हर लिहाज से। ये सिर्फ फार्मूला रट्टा नहीं लगा के चले जाना होता कि ई इज इक्वल टू जी के क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, बल्कि इसके अंदर हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि जी क्या चीज है, के क्या चीज है, कैपिटल आर क्या चीज है। और आप एक और चीज देखें, ये स्मॉल आर का तो इसके अंदर कंसेप्ट ही कोई नहीं है। तो जी का कंसेप्ट है इसके अंदर, और रेडियस ऑफ रिंग है। अब इसके कुछ केसेस हैं जो कि डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला ये है कि अगर जी जीरो हो जाए, जी जीरो होने का मतलब है कि आप अपना जो पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी, ये आप कहाँ पे ले आए हैं, ये आप इधर सेंटर पे ले आए हैं। तो जब सेंटर पे ले आएंगे तो आपका ई आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग जीरो होती है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये जरा आपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद दूसरा ये कि अगर आपका जो जी है वो वेरी ग्रेटर 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 देन आर है, जी बहुत बड़ा है आर से, तो उस वक्त आपके पास जो ई होगी इस पॉइंट पी पे, वो होगी के क्यू ओवर जी स्क्वायर। और उस वक्त आपका जो ये रिंग है ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के तौर पे आपका ये रिंग बिहेव करेगा। लेकिन याद रखनी है कंडीशन कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ रिंग होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक डिस्क है, और उस डिस्क का भी रेडियस जो है वो आर है। तो उसके परपेंडिकुलर आपने एक पॉइंट पी लिया हुआ है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस जी ओवर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसके भी कुछ केसेस हैं जो आपने याद रखने हैं। एक तो ये कि अगर इसका भी जी जीरो ले लिया जाए, यानी आप डिस्क के सेंटर पे आ जाते हैं, तो वहां पे जो ई की वैल्यू है वो सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट है। और ये सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट आपने कल के लेक्चर में देखा है, ये किसके लिए ये वैल्यू आई थी, ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए आई थी। इसका मतलब ये है कि जब आप बिल्कुल डिस्क के सेंटर पे आ जाते हैं, तो आपकी वही डिस्क जो है वो बिहेव करती है एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के। और अगर जो रेडियस है वो बहुत बड़ा हो जी से, रेडियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, रेडियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जी, सॉरी, रेडियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जी अगर है, तो फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो दोबारा वही आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दो केसेस के लिए ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बिहेव करती है डिस्क। एक पहला ये कि आप बिल्कुल उसके सेंटर पे आ जाते हैं, और दूसरा जो है वो जो रेडियस है वो जी से वेरी वेरी ग्रेटर होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में आपकी जो डिस्क है वो बिहेव करती है एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसके बाद आपके पास एक लाइन है,
इनफाइनाइट लाइन है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है एक पॉइंट पी पे, और वो पॉइंट पी जो है वो लाइन से जी डिस्टेंस पे ऊपर वाक़या है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी आती है ई इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। और लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। जो चार्ज डेंसिटी है ये तीन तरह की होती है, एक लीनियर होती है, एक सरफेस होती है और एक वॉल्यूम होती है। लीनियर को लैम्डा से, सरफेस को सिग्मा से और वॉल्यूम को रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का फार्मूला है जी, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी किसी डाइपोल मूवमेंट को रखते हैं, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों पे उसके ऊपर जो टॉर्क है वो लाजमी लगता है, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का फार्मूला उसका क्या है, पी क्रॉस एफ। पी जो है ये डाइपोल मूवमेंट है और एफ जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो आएगी माइनस पी डॉट ई। और यहाँ पे आगे मैंने मेंशन कर दिया सामने के जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप रखते हैं तो थीटा जब जीरो होता है, थीटा जीरो होने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक सॉरी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। तो उस वक्त आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी डाइपोल मूवमेंट जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कॉम्बिनेशन होता है और दरमियान में सेपरेशन भी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो याद रखें माइनस से पॉजिटिव होती है। ये नॉर्मली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी होगी, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट होता है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये बात माइंड में रखिएगा। इसके बाद गाजेज लॉ अभी कल भी पढ़ा है कि जो इसकी इंटीग्रल फॉर्म होती है गाजी लॉ, वैसे तो बेसिकली यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। क्योंकि फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले थे, एक ई डॉट ए होता है और दूसरा चार्ज मल्टीप्लाई बाई 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ये गाजी लॉ का फार्मूला इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है, ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू डीवी। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप देखें तो ये डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट है, और ये मैक्सवेल की इक्वेशन है। और यहाँ से आपको मैं एक बात बताता चलूं कि यही इक्वेशन जो है ये अगर आपके पास फ्री रीजन के लिए आपसे पूछा जाए कि फ्री रीजन में है, फ्री स्पेस के लिए आपसे कहा जाए, तो यही इक्वेशन जो डेल डॉट ई है ये इक्वल हो जाती है जीरो के। क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर जो चार्ज है वो जीरो होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो फ्री स्पेस में चार्ज जीरो होता है जिस वजह से रो जीरो हो जाता है, लिहाजा आपकी ये जो फॉर्म है डिफरेंशियल फॉर्म डेल डॉट ई ये इक्वल हो जाएगी जीरो के। तो ये बात भी लाजमी आपने माइंड में रखनी है कि फ्री स्पेस में डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इक्वल होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो के। इसके बाद सोफेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि अगर आप उस सफियर की आउटसाइड पे पड़े हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर क्यूब रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर इन साइड की बात करें तो फिर क्यू आर ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा। और जब आप एग्जैक्टली सफियर की सरफेस पे होंगे तो वहां पे ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। शेल थ्योरम, दो थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या कहता है जी कि आउटसाइड द शेल इट इज बिहेव्ड एज ऑल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर आप शेल से बाहर हैं तो फिर आपका जो शेल है वो ऐसे आप अज्यूम करते हैं कि सारे का सारा चार्ज शेल के सेंटर पे पड़ा हुआ है। और सेकंड थ्योरम कहता है इनसाइड द शेल ई इज इक्वल टू जीरो। और ये आपने कल के लेक्चर में भी देखा है कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, वर्क डन वहां पे अंदर जीरो होता है। और
बिकॉज चार्ज एनक्लोज Q इज इक्वल टू जीरो। इनसाइड जो है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो है। आपका सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे पड़ा हुआ है। एक्सेस चार्ज जो होता है वो हमेशा जो है सरफेस पे आ जाता है और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, दोबारा आपकी रिवीजन हो गई है जी। यूनिट नंबर 3 है सेकंड ईयर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें आप जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आप जब भी आपके पास कोई करंट पास कर रहा होता है किसी वायर में से, तो उसके अलॉन्ग जो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर पाथ में होता है और वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। आप अपना जो थंब होता है वो आपने रखना होता है टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अपना राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो आपने कर्ल करनी होती है। तो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन शो करेगा। इसके बाद जो फोर्स लगती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, चार चीजों पे। एक तो करंट की मैग्नीट्यूड पे, एंगल पे, और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। और इस तरह आपका जो फार्मूला है वो कंबाइन हो जाता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। और इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और टेस्ला को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। लेकिन इसका अक्सर जो यूनिट पूछा जाता है वो फ्लक्स की फॉर्म में पूछा जाता है। तो चूंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए, जो कि आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताना जरूरी समझता हूँ। तो फ्लक्स का यूनिट चूंकि फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, तो लिहाजा यहाँ से आप बी का यूनिट निकाल सकते हैं। तो बी का यूनिट आएगा वेबर मीटर पर स्क्वायर। तो लिहाजा ये दोनों यूनिट याद रखने हैं। और ये फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अमूमन न्यूमेरिकल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो परेशान नहीं होना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वर्ड देख के। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है वो बी की बात कर रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इसके दोनों यूनिट आपने याद रखने हैं, टेस्ला वाला भी, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर वाला भी, और वेबर की फॉर्म में भी जो है वो भी याद रखना है। करंट आपकी तरफ आ रहा हो तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे अवे जा रहा हो टूवर्ड्स पेज जा रहा हो तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसा कि ये मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि अगर ये है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दूसरा भी किसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अगर इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को इन्फोर्स करेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसी एक चीज से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, और कोई एक्सटर्नल आप मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को इस एक दूसरे का जो असर है वो जायल करेंगे, वीक करेंगे एक दूसरे को। और ये भी याद रखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा है और उसको उसके एक साइड पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है और एक साइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, सपोज कोई चार्ज है, इस साइड पे ये आपका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है और इस साइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये टूवर्ड्स राइट मूव कर जाएगा, यानी टूवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड ये मूव करेगा। ये बात भी आपने नोट करनी है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने पहले डिस्कस कर दी है, ये सारी चीजें। एम्पेयर लॉ क्लोज लूप के लिए यूज होता है, रेगुलर शेप होनी चाहिए, और ये फार्मूला है बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हम यूज करते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एल जो है ये इस पूरे जो लूप बन रहा है, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो लिहाजा इसकी लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस की इक्वल होगी, यानी 2 पाई आर की इक्वल होगी। ये जो एल है सर्कुलर लूप के लिए ये 2 पाई आर होगा, और आर जो है ये इसका रेडियस है। बी जो है इनसाइड द सोलिनॉइड, ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और एन जो है ये दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अक्सर न्यूमेरिकल आया होता है इसका सोलिनॉइड का, और यही चीजें वो कहता है कि अगर जी नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर दें या लेंथ जो है वो हाफ कर दें या डबल कर दें तो बी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने यही फार्मूला यूज करके आपने बी को चेक कर लेना है कि क्या वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसके बगैर पीपीएससी रह ही नहीं सकता,
बल्कि हर किस्म का टेस्ट जहां भी मैं अपीयर हूँ वहां मैंने देखा है कि ये टू वायर्स वाला जो एमसीक्यू लाजमी आता है कि दो वायर्स हैं, उनमें से करंट पास कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट पास कर रहा हो तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल नहीं करती। चार्जेस के केस में हम देखते हैं कि दो सेम चार्जेस हो तो वो रिपेल करते हैं, लेकिन अगर वायर सेम डायरेक्शन में करंट उनमें फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और इस तरह अपोजिट, यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगी। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये याद रखें, ये जो फार्मूला है इससे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आती है। फर्ज करें आप इस फार्मूले के थ्रू एक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि सपोज ये मैं कहता हूं कि ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन आपका जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था। तो याद रखें कि अगर इस फार्मूले से आपकी डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट आई है और चार्ज आपके पास नेगेटिव था तो आप इसको उल्ट कर दें, तो लिहाजा जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो टूवर्ड्स वेस्ट लगेगी। ये फार्मूला पॉजिटिव चार्ज के लिए है। इस फार्मूले से जो डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव चार्ज की आएगी, लेकिन अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव चार्ज मेंशन है तो फिर आपने डायरेक्शन निकालने के बाद उसको उल्ट भी करना होता है। ईस्ट है तो वेस्ट कर दें, नॉर्थ है तो साउथ कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ बातें बता दूं कि आपका जब चार्ज, ये कोई चार्ज क्यू है, ये जब ऐसी जगह एंटर होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो ये जो चार्ज है ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर ये चार्ज, इसकी वेलोसिटी जो v है वो कोई ओब्लीक एंगल बनाती है, सॉरी इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, इस v की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो याद रखें आपका जो चार्ज है वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, उस पर कोई डिफ्लेक्शन की फोर्स नहीं लगेगी। इस तरह अगर आपका जो चार्ज है वो इस तरह v वेलोसिटी के साथ जा रहा है और आगे b जो है वो इस तरह कोई ओब्लीक एंगल बना रहा है इस तरह का, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो फिर आपका जो चार्ज है वो हेलिक्स बनाएगा इस तरह। तो ये डिफरेंट केसेस में आपने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इनको रिमेंबर रखिएगा, नोटबुक अपने साथ रखा करें ताकि इस तरह की चीजें आप साथ साथ नोट कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है लोरेंट फोर्स, ये कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, इसका वर्क डन में कोई रोल नहीं होता, वर्क डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स करती है। लेकिन याद रखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट भी करवा सकती है, डीसेलरेट भी करवा सकती है और उसकी स्पीड पे चेंज नहीं भी ला सकती। ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अभी हमने ऊपर देखा है कि ये डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो डिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है, जब चार्ज कोई डिफ्लेक्ट हो जाता है इसका मतलब है उसका उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज आई है, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आती है हम कहते हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है। हम एक्सेलरेशन का मतलब यही समझते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, भाई वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही हो तो तभी एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट करवा सकती है लेकिन वर्क डन नहीं करवा सकती, क्योंकि जो एंगल होता है वो 90 का बन रहा होता है। वर्क डन जो है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेट करवा सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ये एक्सेलरेट भी करवा सकती है, डिसेलरेट भी करवा सकती है और इसके अलावा डिफ्लेक्ट भी करवा सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ये काफी काम कर सकती है। आई होप कि आपने चीजें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में आप उसे इंजेक्ट करते हैं 90 के एंगल पे तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वहां से ये ई बाई एम रेशियो हमने निकाली है, तो किसके इक्वल है 2v/b² r²। v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, b मैग्नेटिक फील्ड है और r जो है ये उसका रेडियस है जबकि पाथ उसका सर्कुलर पाथ है।
क्या होता है जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आप इंजेक्ट करते हैं और वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहाँ से है? ये मैग्नेटिक फोर्स से आई है, क्यू वी बी से आई है, यानी एम वी स्क्र ओवर आर जो है ये कहाँ से मिला है? मैग्नेटिक फोर्स से मिला है, क्यू वी बी। लिहाजा इन दोनों का कंपैरिजन करके एम वी स्क्र ओवर आर और क्यू वी बी का कंपैरिजन करके हमने ई बाई एम रेशो निकाली है। टॉर्क, टॉर्क ऑन कंडक्टर, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के अंदर पड़ा होता है तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क को आप आसानी से याद रख सकते हैं, नियाब, नियाब कॉज अल्फा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल की, आई जो है वो करंट जो फ्लो कर रहा है, ए उस कॉइल का एरिया है, कंडक्टर का एरिया है, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है, और जो अल्फा है ये एंगल बिटवीन बी, मैग्नेटिक फील्ड बी और ए के दरमियान है, एल क्रॉस ए। ये एरिया ऑफ कॉइल है, लेंथ ऑफ कॉइल और विड्थ ऑफ कॉइल। तो ये टॉर्क का फार्मूला याद रखना है, नियाब। एन जो है नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे नीचे मैंने ये लिखा है, ये अगर आपके पास एक टर्न है तो एन जो है वो 1 हो जाएगा, तो लिहाजा आई ए बी कॉज अल्फा आ जाएगा। इसके बाद गैल्वानोमीटर का टॉपिक है। गैल्वानोमीटर आपको पता होना चाहिए कि वेरी स्मॉल करंट, फ्यू मिलीमीटर जो करंट होता है वो मेजर कर सकता है। ज्यादातर इसको हम सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ये करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। हाँ, फ्यू मिलीमीटर मिली एम्पियर अगर करंट है तो उसको ये मेजर भी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गैल्वानोमीटर जो है वो वेरी सेंसिटिव हो जाए, तो सेंसिटिव का मतलब होना, मतलब ये है कि ये जो थीटा है जो कि हमें डिफ्लेक्शन बता रहा है, गैल्वानोमीटर की जो ये गैल्वानोमीटर है, इसके अंदर ये नीडल होती है जो कि करंट को डिटेक्ट करते ही ये मूव करती है। हम चाहते हैं गैल्वानोमीटर सेंसिटिव हो जाए। सेंसिटिव बनाने का मतलब ये है कि अगर छोटा सा भी करंट, माइनर सा भी करंट इसको मिल जाए तो ये अच्छी खासी डिफ्लेक्शन शो करे, क्योंकि अगर छोटी सी डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हो सकता है हम ऑब्जर्व ही ना कर पाए। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये माइनर सा भी करंट इसे मिल जाए तो ये डिफ्लेक्शन ठीक ठाक शो करे, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, यहाँ पे आ जाए, ताकि हमें वादा पता चले कि करंट है। तो इसके लिए हमारे पास ये डिफ्लेक्शन है, ये हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हो, करंट थोड़ा हो और जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके लिए हमारे पास या तो हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हैं, या एरिया बढ़ा सकते हैं कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, या सी बढ़ा सकते हैं। सी जो है ये जो आपने वायर लटकाई हुई है ये वाली, इस वायर से रिलेटेड है सी। अब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कॉइल हैवी हो जाएगी, कॉइल टूटने का खतरा है। एरिया बढ़ाएंगे फिर भी कॉइल हैवी हो जाएगी, टूटने का खतरा है। ये वाली कॉइल है, ये जो अंदर हैंग हुई हुई है। सी जब आप बढ़ाएंगे, सॉरी, सी डिक्रीज करने से भी ये डिफ्लेक्शन बढ़ जाती है। तो सी जब डिक्रीज करेंगे तो ये वायर पतली हो जाएगी, और वायर पतली होने का मतलब है कि ये अपना बोझ नहीं उठा पाएगी और टूट जाएगी। लिहाजा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिफ्लेक्शन ज्यादा लेने का, वो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना। यानी प्रैक्टिकली आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके मोर डिफ्लेक्शन ले सकते हैं गैल्वानोमीटर से। इसके अलावा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में, उसके अगर हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दें, और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है करंट मेजर करने के लिए। ये नीचे शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला दिया हुआ है। वोल्ट मीटर जो है उसको भी हम कैसे बनाते हैं, गैल्वानोमीटर से ही बनाते हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर के सीरीज में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, और गैल्वानोमीटर के सीरीज में जब ये शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है। और वोल्ट मीटर को जब आप यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो उसको हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। इसकी जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, याद रखें, उसमें जो हम शंट लगाते हैं वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की होती है। आइडियल वोल्ट मीटर में जो हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो इनफाइनाइट होती है आइडियल केस में। इसके बाद यूनिट नंबर 15 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था ओएस्टर्ड, उसने
ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी प्रोड्यूस होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। फैराडे ने इसका कन्वर्स जो है वो डिस्कवर किया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए या ईएमएफ प्रोड्यूस करवाने के लिए। चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अब 3 तरीकों से आप इंड्यूस ईएमएफ करवा सकते हैं, मोशन ऑफ कॉइल से, मोशन ऑफ मैग्नेट से, या चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल से। एरिया ऑफ कॉइल का चेंज कर दें तो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। Induced EMF produces induced current. Induced current depends on speed of moving coil. Induced current depends on resistance of coil. और I क्रॉस R जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है जो कि इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल है। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये कॉइल की और मैग्नेट से रिलेटेड हो रही हैं कि आप चाहें तो कॉइल को फिक्स कर दें, मैग्नेट को मूव करवा लें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। आप चाहें तो मैग्नेट को फिक्स कर दें और कॉइल को उसके अराउंड मूव करवाएं फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और इन दोनों चीजों में जो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करंट हो तो आप क्या करें, आप जो कॉइल मूव करवा रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ा दें और कॉइल की रेजिस्टेंस को कम कर दें। तो इस तरह आप इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग करंट भी ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद इंड्यूस करंट जो है वो कैसे आप इंक्रीज करवा सकते हैं, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग लूप फास्टर, रिप्लेसिंग लूप बाय कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन चीजों से आप ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करंट ले सकते हैं। मोशनल ईएमएफ ये भी अभी ऊपर डिस्कस हो गया कि जब आप कॉइल को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, इसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं क्योंकि कॉइल मूव करने की वजह से ये इंड्यूस हुआ है। इसका फार्मूला है इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। थीटा जो है वो वी और बी के बिटवीन है। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ भी इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई और डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जरूरी है तब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो कभी भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी। एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि आपका आपकी कॉइल है। अच्छा, ये जो नेगेटिव आया है नेगेटिव को एक्सप्लेन करता है लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ की एक और बात याद रखिएगा कि लेंजेज लॉ इज रिलेटेड टू इंड्यूस करंट। लेंजेज लॉ इज रिलेटेड टू इंड्यूस करंट। और ये नेगेटिव क्या बताता है, नेगेटिव ये बताता है कि आपने जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा के किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा करवाई है तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो अपने सोर्स को अपोज करेगा। तो ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसे इंड्यूस करवा रहा है ये उसी को अपोज करेगा। और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए कहते हैं कि जो हम वर्क करवाते हैं मैग्नेट को मूव करवाने में वो वर्क हमें मिल जाता है एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल में आप जब करंट चेंज करते हैं तो करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से साथ पड़ी हुई जो कॉइल होती है उसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, एन एस फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल है और इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो आपके पास एम आएगा जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है और एम डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पे। ये लास्ट टाइम पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था एम का और एल का कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, क्लोजनेस पे डिपेंड करता है कि कॉइल्स कितनी क्लोज हैं, इसके अलावा नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है। और आपको बताता चलूं कि अक्सर जो इसमें हम कोर मटेरियल लेते हैं वो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, आयरन का पीस ले लेते हैं और इसमें जो एम का यूनिट है वो हेनरी है और हेनरी को आप वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर लिख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में ये है कि एक ही कॉइल है उसी के अंदर जब करंट चेंज हो रहा है जाहिर है आपके पास जब अल्टरनेटिंग करंट होता है वो जीरो से स्टार्ट लेता है और मैक्सिमम तक जाता है और फिर मैक्सिमम से फिर डिक्रीज होता होता जीरो पे आता है। तो करंट चेंज हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और उसी अपनी कॉइल के अंदर ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी जो कि अपने सोर्स को अपोज करेगी।
और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है ई एल, उसको हम लिखते हैं माइनस एल डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी, और एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। और सेल्फ इंडक्टेंस याद रखिएगा एन स्केयर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्केयर पे डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन अमूमन आया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। एल जो है वो डिपेंड करती है एन स्केयर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्केयर। मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर होती है वो यू एम इज इक्वल टू 1/2 Li स्केयर, और बी की फॉर्म में ये अभी भी डिस्कस हुआ पिछले लेक्चर में, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी का स्केयर। एसी जनरेटर व्हेन कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम, लिहाजा फ्लक्स आपका क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी मैक्सिमम होगी। इसी तरह जब आपकी जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा, और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ के लिए फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नवाब एन ओमेगा ए बी, आप इसको नवाब याद रखिएगा, टार के लिए पीछे याद रखा है नियाब, ये नवाब। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई नॉट जो है वो इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओवर आर, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ये फार्मूले आपने याद रख लेने हैं। बैक ईएमएफ इन मोटर आई इज इक्वल टू वी माइनस ई ओवर आर, और याद रखें कि बैक ईएमएफ जो मोटर के अंदर होता है वो जो स्टार्ट में होता है उस वक्त कम होता है, जैसे जैसे स्पीड पकड़ती है मोटर उस वक्त उसका जो बैक ईएमएफ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इस तरह आप इसको v को लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई आर। व्हेन मोटर जस्ट स्टार्ट E is equal to 0, maximum current flow, speed of motor is greatest in start of motor, in start of मतलब जब आप मोटर स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो स्पीड होती है वो उसकी ज्यादा होती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में आप सब फेमिलियर ही हैं। ट्रांसफार्मर के जो म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। टर्न रेशियो आप किसे कहते हैं, एन एस ओवर एन पी को टर्न रेशियो कहते हैं, और एन एस ओवर एन पी आप दो फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, वी एस ओवर वी पी से भी और आई पी ओवर आई एस से भी। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो किससे इफेक्ट होती है, एडी करंट से ये डिक्रीज होती है। इसके अलावा जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उससे भी ये इसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है वो याद रखें तारपीन ऑयल यूज होता है। और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को, एक तो आपने जो कोर यूज करनी है वो असेंबल होनी चाहिए लैमिनेटेड शीट। इसके अलावा हिस्टैरिसीस एरिया जो है वो मस्ट भी स्मॉल होना चाहिए उन कॉइल्स का जो आपने यूज किया है। इंसुलेशन होनी चाहिए शीट के दरमियान। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। और आइडियल ट्रांसफार्मर जो है उसकी इनपुट